बिहार चुनाव आते ही फिर से वही वादों का दौर शुरू हो चुका है। मगर क्या बिहार की जनता भूल गई है वो दौर जब सत्ता नहीं जंगल राज चलता था, जब कानून नहीं दरिंदों का राज था। और इस जंगल राज की सबसे दर्दनाक कहानी आज भी अनसुलझी है। 23 साल के मिस शिल्पी जैन और आरजेडी युवा नेता गौतम सिंह। 2 जुलाई 1999 दोनों गायब। 3 जुलाई एक गैराज में मिली उनकी अर्धनग्न लाशें, और वो गैराज लालू यादव के साले साधु यादव का था। गैंग रेप, मर्डर, सबूतों की बर्बादी, और फिर केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, ये सुसाइड था या सत्ता की छांव में पनपी दरिंदगी? आज हम आपको सुनाएंगे लालू राज के सबसे सनसनीखेज कांड की पूरी कहानी। बिहार चुनाव आते ही तेजस्वी यादव बड़े बड़े वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भूली नहीं है कि जब उनके पिता सत्ता में थे तो बिहार किस दौर से गुजरा था। लालू यादव के शासन को आज भी लोग जंगल राज के नाम से याद करते हैं, जहां अपराध और सत्ता का गठजोड़ कानून से कहीं ऊपर खड़ा था। कुछ ही समय पहले हमने अपने चैनल पर लालू यादव के राज में चंपा बिस्वास पर हुए ज्यादती के बारे में वीडियो अपलोड किया। वो सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि सत्ता की उन संगमरमरी दीवारों के पीछे छुपी गंदगी का जहर। और आज हम फिर आपको एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ सामाजिक न्याय के सुनहरे बैनर के नीचे बैठकर सत्ता के संरक्षण में दरिंदगी को पनाह देती है, बल्कि उसे संस्थागत भी बना देती है। सुनिए, एक ऐसी कहानी जिसने सियासत के गलियारों में सनसनी मचा दी थी। एक ऐसी कहानी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और जिसके अनसुलझे सवाल आज भी लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। ये कहानी है सत्ता की छांव में पलती दरिंदगी। ये कहानी है लालू यादव के जंगल राज की, उस दौर की जब सत्ता और अपराध का गठजोड़ इतना मजबूत हो चुका था कि संविधान, कानून, नैतिकता और इंसानियत ये सब नकारे जा चुके थे, और न्याय सिर्फ किताबों और भाषणों में रह गया था। ये कहानी है 23 साल की मिस पटना रही शिल्पी जैन और आरजेडी की युवा शाखा के नेता गौतम सिंह। साल 1999 में पटना के फ्रेजर इलाके के गैराज में खड़ी एक सफेद मारुति जैन कार में 2 डेड बॉडी मिलती, जिनमें से एक शिल्पी की थी और दूसरी गौतम की। ये लाशें जिन अवस्था में मिली थी उसे देखकर तो पुलिस भी सन्न रह गई। दोनों शव अर्धनग्न अवस्था में थे, जहां शिल्पी के शरीर पर सिर्फ गौतम की टी-शर्ट थी और गौतम का शव पूर्णतः निर्वस्त्र था। आगे की कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि शिल्पी एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती और टैलेंट ने उसे शहर की शान बना दिया था। सिर्फ 23 साल की उम्र में शिल्पी मिस पटना का खिताब जीतकर हर दिल की धड़कन बन चुकी थी, और इसके अलावा शहर में उसका रुतबा भी था, क्योंकि वो शहर के मशहूर कपड़ा व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम सिंह एक एनआरआई परिवार का 27 वर्षीय बेटा था, और उसके पिता एक डॉक्टर थे जो अपने पूरे परिवार के साथ ब्रिटेन में रहते थे। मगर गौतम अपनी राजनीति में रुचि के चलते राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की युवा शाखा से जुड़ा था और बिहार में ही रहता था, और इसी के साथ उसकी दोस्ती कई सत्ताधारी नेताओं से भी थी। एक दिन गौतम और शिल्पी एक दूसरे से मिले। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, घूमने फिरने लगे, और एक दिन गौतम शिल्पी को एक फंक्शन में ले गया जिसमें आरजेडी के कई दिग्गज नेता और लालू का साला साधु यादव भी मौजूद था। गौतम ने शिल्पी को वहां मौजूद सभी लोगों से मिलवाया, मगर उसे क्या पता था कि इस पार्टी में उनकी मौत की कहानी शुरू होने वाली। 2 जुलाई 1999 को शिल्पी रोज की तरह ही अपनी कंप्यूटर क्लासेस के लिए अपने घर से निकली और रिक्शे में बैठ गई। थोड़ी सी दूर चलते ही उसे गौतम का एक दोस्त मिला, जिसने उसे जोर देकर अपनी गाड़ी में इंस्टीट्यूट तक चलने को कहा। शिल्पी भी उस लड़के को अच्छे से जानती थी, इसलिए मान गई और रिक्शे से उतरकर गाड़ी में बैठ गई, इस बात से अनजान कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों चल पड़े, मगर कुछ ही मिनटों में शिल्पी को एहसास हुआ कि गाड़ी इंस्टीट्यूट की तरफ न जाकर पटना से बाहर के रास्ते पे जा रही है। जब उसने लड़के से सवाल किया तो लड़के ने जवाब दिया कि हम लोग फुलवारी शरीफ जा रहे हैं, जहां गौतम हमारा इंतजार कर रहा है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी निश्चिंत होकर उसके साथ चली गई। इसके बाद दोनों शरीफ के गेस्ट हाउस में पहुंचे। ये वही गेस्ट हाउस था जिसे लोग अय्याशी के अड्डे के नाम से जानते थे। इधर शिल्पी के घर वाले भी अपनी बेटी के इतनी देर तक घर न आने की वजह से परेशान हो रहे थे और उसे ढूंढ रहे थे, और जब लाख कोशिशों के बाद भी शिल्पी का पता नहीं चला तो उन्होंने गौतम को फोन किया। जैसे ही गौतम को शिल्पी के गायब होने की खबर मिली, उसने सब जगह उसके बारे में पूछताछ की, जिसके बाद आखिरकार उसे कहीं से पता चला कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में ले जाया गया है।
अब गौतम जानता था कि वो जगह किस लिए बदनाम है और वहां क्या होता है, इसलिए वो शिल्पी को बचाने के लिए गेस्ट हाउस की तरफ निकल पड़ा। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उसने जो मंजर देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। गौतम ने देखा कि कई लोगों ने शिल्पी को घेर रखा है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए शिल्पी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, चीख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अपनी दोस्त को ऐसे हालातों में देख के गौतम उसे बचाने के लिए उस दरिंदों से लड़ने लगा। उसने उन्हें रोकना चाहा, मगर इतने सारे लोगों से अकेला लड़ना गौतम के लिए नामुमकिन था। जिसके बाद उन हैवानों ने गौतम को भी बहुत मारा, पीटा और उसके सामने ही शिल्पी से बारी बारी से रेप किया। इधर दूसरी तरफ जब लाख कोशिशों के बाद भी शिल्पी के परिवार वाले अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने पुलिस में जाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर दी। और यही सब करते करते 2 जुलाई की पूरी रात और 3 जुलाई का पूरा दिन निकल गया, पर शिल्पी का कोई पता नहीं लग सका। मगर फिर 3 जुलाई 1999 की रात सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में खड़ी कार में 2 डेड बॉडी मिली। क्वार्टर नंबर 12 के गैराज में खड़ी सफेद मारुति जैन कार के अंदर मिली ये दोनों लाशें शिल्पी और गौतम की थी, और वो गैराज मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले जगह की जांच की जा सकती साधु यादव के गुर्गों ने यहां पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा भी ऐसा कि जिसके बाद सारे सबूत ही मिट गए। आप सबको कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस और हरियाणा का मनीषा केस तो याद होगा। ये मामला भी उन्हीं की तरह था, बल्कि उससे कई ज्यादा भयावह था। यहाँ भी सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, मामले को दबाने की कोशिश की गई और मर्डर को सुसाइड बताकर केस को बंद कर दिया। हाँ, पुलिस ने गौतम और शिल्पी की डेड बॉडी को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेजा, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने इसको आत्महत्या का मामला करार दे दी। और इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही जो पुलिस ने करी वो ये थी कि जिस गाड़ी में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी उसे पुलिस ने टो नहीं किया, बल्कि एक कांस्टेबल उसे ड्राइव करके पुलिस स्टेशन ले गए, और जिसके बाद जाहिर है कि उसके स्टीयरिंग व्हील पर लगे सारे फिंगरप्रिंट्स हट गए। और इसी के साथ उन्होंने गौतम का अंतिम संस्कार भी बिना उसके परिवार की मौजूदगी में कर दिया। अब सवाल यह है कि पटना पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की थी, या तो फिर ये कहें कि पटना पुलिस आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रही थी। खैर, इतनी जल्दबाजी करने के बाद भी पुलिस सच को छुपा नहीं पाई, और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आते ही पूरे देश में बिहार पुलिस की खूब बदनामी हुई। इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि शिल्पी की बॉडी पर कई लोगों के सीमन के निशान मिले हैं, यानी कि उसका गैंगरेप किया गया है। लेकिन इतनी क्लियर रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस का बयान था कि ये निशान पसीने के हैं, न कि सीमन के। इन सबके बीच बिहार में राजनीति भी गर्मा गई थी और विपक्ष राबड़ी देवी को घेरने में लगा था, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था वो साधु यादव का था। बता दें कि ये पूरा मामला उस समय का था जब लालू यादव को चारा घोटाले में जेल भेज दिया गया था और उनकी जगह राबड़ी देवी को सत्ता संभालनी पड़ी थी, जिसके बाद साधु यादव राजनीति में बाहुबली नेता के रूप में सामने आया था। इन्हीं सबके बीच न्याय न मिलते देख शिल्पी के परिवार ने भी ये दावा कर दिया था कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है और वो चाहते हैं कि सरकार ये केस सीबीआई को सौंपे। जिसके बाद सितंबर 1999 में राबड़ी देवी ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सबको लगा था कि अब शायद शिल्पी और गौतम को न्याय मिलेगा और हर रात से पर्दा उठ जाएगा। सीबीआई ने भी पूरे जोश के साथ इस केस पर काम करना शुरू किया। शिल्पी के शरीर पर मिले सीमेन को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया और उसका डीएनए मैच करने के लिए जब सीबीआई की टीम ने साधु यादव का ब्लड सैंपल मांगा तो उसने इसे देने से साफ मना कर दिया। अब सीबीआई की कार्रवाई में सहयोग न करने पर वो साधु यादव के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर सकती थी, मगर सीबीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया, इस बात का जवाब आज तक सामने नहीं आया। और बिना साधु यादव के डीएनए के ही सीबीआई ने जांच को जारी रखा और धीरे धीरे लोग इस मामले को भूलने लगे और मामला ठंडा पड़ गया, जैसे हमारे देश में हमेशा ही होता है। फिर 4 साल बाद यानी साल 2003 में सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दायर करते हुए इस केस को बंद करने की गुहार लगाई। अब रिपोर्ट्स की माने तो सीबीआई ने भी पटना पुलिस की थ्योरी को सही बताते हुए ये कह दिया कि शिल्पी और गौतम ने सुसाइड किया था और शिल्पी की बॉडी से मिला सीमेन गौतम का था। मगर जब इस बारे में शिल्पी के पिता से बात की गई तो उनका कहना था कि सीबीआई ने उनसे खुद कहा था कि ये गैंगरेप कर मर्डर का मामला है। शिल्पी की मां ने भी अपने बयान में सवाल किया था कि अगर वाकई ये आत्महत्या का मामला था तो फिर सीबीआई को यह पता करने में आखिर 4 साल क्यों लग गए। सवाल तो और भी कई हैं, जैसे कि जब गैराज अंदर से लॉक था तो पुलिस को सूचना देने वाले को कैसे पता कि कार में 2 लाशें हैं? क्या ये सब प्लान था? और क्यों फॉरेंसिक रिपोर्ट में कही हुई बात पटना पुलिस और सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से अलग थी? क्यों साधु यादव, जिसका नाम इस मामले में सबसे आगे था और जिसके ऊपर शक की सारी सुइयां थी, उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया गया?
हैरानी की बात तो ये है कि मामले की जांच बंद होने के बाद जब शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने अपनी बहन के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा तो साल 2006 में कुछ लोगों ने उसे भी किडनैप कर लिया और न जाने उसे कितना प्रताड़ित और टॉर्चर करके आजाद किया कि उस दिन के बाद उसने कभी इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। बिहार के जंगल राज का ये कांड आज भी अनसुलझा है। लोगों के दिलों में आज भी ये सवाल है कि क्या वाकई ये एक आत्महत्या थी या सत्ता के रसूख ने सच को दफना दिया। साधु यादव का डीएनए सैंपल न देना, पुलिस की लापरवाही और सीबीआई की जल्दबाजी, ये सवाल आज भी बिहार की हवा में तैरते हैं।